स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बैकबोन है। इस टॉपिक को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। अगर आपको याद होगा कल इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल में जो यूवी विजिबल ट्रांजिशंस होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार। उसमें से मैंने आपको कहा था कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ये हम जनरली यूज नहीं करते क्योंकि इससे हमें अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर कौन से ट्रांजिशंस हम यूज करते हैं यानी कौन से हम स्टडी करते हैं, हम करते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। समझ में आया? और आपको याद भी होगा उसमें मैंने आपको बताया था जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं यानी पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जब चला जाता है और एन टू पाई स्टार ये जो ट्रांजिशंस होते हैं ये हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। क्लियर? इसमें से मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है ये इजीली हो जाता है, इजीली। ये वाला जो है ये वाला इजीली नहीं होता, इसमें एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगती है, लेकिन हम इसको ज्यादा स्टडी करते हैं। क्यों ज्यादा स्टडी करते हैं? इसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगती है इससे, या मैं ऐसा कहूंगा कि इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इसकी कम है जबकि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम यही सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो एप्सिलॉन है या मैं इसको बोलूंगा इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है जबकि इसकी जो इंटेंसिटी है इंटेंसिटी वो कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि यहां पे जो ट्रांजिशन होता है वो इस तरह होता है, वो पैरेलल ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार। समझ में आया ना? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, राइट? लेकिन जो ये ट्रांजिशन होता है ये इस तरह का ट्रांजिशन होता है, ये कल मैंने आपको बताया था, ये है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये है नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर जिसको आप बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इनको ऐसे जंप करना है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जंप। ये कौन सा जंप है? पैरेलल जंप। और पैरेलल जो जंप है इसको हम बोलते हैं ये अलाउड ट्रांजिशन है। क्या ये? अलाउड ट्रांजिशन। ये पहले आप समझो, उसके बाद में मैं ये इजी मतलब आराम से आपको समझा दूंगा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होता है। समझ में आया? ये वाला जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन इट इज परपेंडिकुलर, सो इट इज फॉरबिडन। मैं इसको बोलता हूं फॉरबिडन, ठीक है? फॉरबिडन ट्रांजिशन। जो अलाउड ट्रांजिशन होता है ना उसका जो इंटेंसिटी रहता है इट इज ग्रेटर देन 10,000, मैं बोलूंगा 10⁻⁴ यानी 10,000, जबकि इसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम। कितनी कम इसकी इंटेंसिटी रहती है? लेस देन 10⁻⁴ यानी लेस देन 10,000 इसका एप्सिलॉन वैल्यू रहता है, यानी इंटेंसिटी इसकी बहुत ही कम रहती है। अगर मैं अब इन दोनों का सपोज ग्राफिकली दिखाऊं या मैं इन दोनों का अगर स्पेक्ट्रा दिखाऊं, स्पेक्ट्रम कैसे होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसमें इस तरह का स्पेक्ट्रम रहता है। हम लेते हैं एप्सिलॉन वर्सेस लैम्डा यानी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ मिलता है हमें इसमें, ये याद रखना। और ये ग्राफ कैसा मिलता है? अगर आप इधर जाएंगे वेवलेंथ ज्यादा, इधर आएंगे तो वेवलेंथ कम, ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा, नीचे जाएंगे तो इंटेंसिटी कम। अब देखो, जब अल्ट्रावायलेट विजिबल में एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है तो हमें इस तरह के पीक्स मिलते हैं। एक पीक सपोज ये मिल गया और दूसरा इस तरह का पीक मिलेगा। ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इस तरह का एक मॉलिक्यूल, कीटोन लेंगे हम, ये कीटोन है, ठीक? इस कीटोन में पाई बॉन्ड भी है तो पाई एंटी बॉन्ड भी होगा और इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना? तो इसमें दोनों तरह के ट्रांजिशन होंगे, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। इसमें एन टू सिग्मा स्टार भी होगा और सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी होगा, लेकिन वो वाले ट्रांजिशंस बहुत ही हाई एनर्जी में होते हैं और उतनी एनर्जी हम देते नहीं, हम देते हैं ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर एनर्जी इसको। तो कौन से ट्रांजिशंस पॉसिबल है? ये वाला
N to pi star और pi to pi star ट्रांजिशन पॉसिबल है। समझ में आया ना? ये सिंपल सा बताया मैंने। मान लो इसके साथ में कुछ और भी जुड़ा है, सपोज यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, सपोज इसके साथ बेंजीन है यहाँ पे, इतना तो समझ में आया। अब इसमें हमें इस तरह के पीक्स मिलेंगे, दो पीक्स। ये वाला जो पीक होगा ये बड़ा वाला पीक, और ये जो इसको बोलूंगा मैं, ये ज्यादा वेवलेंथ। सॉरी, एक मिनट, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ये इस तरह मिलेगा हमें स्पेक्ट्रम, ये हमें इस तरह मिलेगा। हमें दो पीक्स मिलेंगी, एक मिलेगी बड़ी पीक, दूसरी मिलेगी छोटी पीक। ये जो ज्यादा वेवलेंथ पे है, ज्यादा वेवलेंथ मींस यहाँ की एनर्जी कम है, इसमें एनर्जी कम है। यहाँ पे कम वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा लगी है इसको एक्साइट कराने में। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ट्रांजिशन होगा ये होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार में एन टू पाई स्टार के मुकाबले में एनर्जी ज्यादा लगती है, यानी वेवलेंथ कम होता है। समझ में आया? लेकिन इसकी जो पीक होगी वो बड़ी होगी। बड़ी पीक का मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। समझ में आया ना? और इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, इसको मैं बोलूंगा ई मैक्स। और जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है उसको हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो ये इसका लैम्डा मैक्स है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का। जबकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की इंटेंसिटी कम है और लैम्डा मैक्स ज्यादा है। समझ में आया ना? अब याद रहेगा ना आपको, यहां पे लैम्डा मैक्स इसका कम है, यानी कम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा है। यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कम है। ये जो छोटी पीक है ना, छोटी पीक का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन है ये इजीली तो होता, मतलब होता तो आराम से, इसमें कम एनर्जी लगती है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। ज्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ये डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं होता, ये पैरेलल ट्रांजिशन नहीं है, बल्कि ये परपेंडिकुलर ट्रांजिशन है। इतना आपको समझ में आया? अगर ये सब कुछ समझ में आया तो ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम लेते हैं क्रोमोफोर क्या होता है। यहां पे पूरा शॉर्टकट में बता दूंगा मैं। क्रोमोफोर का मतलब रहता है एक मॉलिक्यूल में वो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जो लाइट एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है, यानी जहां पे एक्चुअली ट्रांजिशंस होते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, इस मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन कहां होगा? यहां पे पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये इसका क्रोमोफोर है। समझ में आया? यानी वो ग्रुप जहां पे आपको पाई बॉन्ड्स दिखेंगे, जहां पे पाई बॉन्ड्स होंगे, वो क्रोमोफोर होता है। यानी कलर एब्जॉर्बिंग ग्रुप, यानी जो एक्चुअली लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं ये है क्रोमोफोर। क्लियर? तो फिर मैं ये बोलूंगा क्रोमोफोर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा, है ना? ये क्रोमोफोर है क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, पाई टू पाई ट्रांजिशन। इस तरह से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले ये भी आएंगे, है ना? ये भी आएंगे। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये भी आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर ये भी आएगा, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, समझ लेना कि वो क्रोमोफोर है, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आया ना? इसी तरह से एन डबल बॉन्ड एन एजो ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, ये भी क्रोमोफोर है ना? राइट? ये भी क्रोमोफोर है, ये भी क्रोमोफोर है। अब इन क्रोमोफोर्स में हमारे पास में दो टाइप के क्रोमोफोर रहते हैं। देखो, एक रहता है ये क्रोमोफोर। इस क्रोमोफोर में सिर्फ और सिर्फ पाई टू पाई ट्रांजिशन होंगे। क्या होंगे? पाई टू पाई ट्रांजिशन। सो टाइप 1 मैं इसको बोलूंगा, ये है टाइप 1 क्रोमोफोर। जो टाइप 2 है, टाइप 2 सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमोफोर, इसमें दोनों तरह के ट्रांजिशन होंगे। कौन कौन सा ट्रांजिशन? इसमें पाई टू पाई स्टार भी होगा क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है ना? और इसमें लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड के साथ में अगर लोन पेयर होगा तो यहां पे एन टू पाई स्टार भी
ट्रांजिशन होगा, समझ में आया ना। और अगर लोन पेयर के साथ में, सपोज यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर, इस पे लोन पेयर है, क्लोरोमीथेन है सपोज, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो क्या यहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं। समझ में आया ना। तो मैं इसको क्रोमोफोर नहीं बोल सकता हूं। क्रोमोफोर का मतलब जो कलर एब्जॉर्ब करे, यानी जहां पे पाई बॉन्ड्स हो। अच्छा, ये समझ में आया आप लोगों को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए बेंजीन क्या है? क्या बेंजीन क्रोमोफोर है? अगर है तो किस टाइप का है? आप गेस करो। हाँ बोलो। बेंजीन तो क्रोमोफोर है। क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स है। क्लियर? क्रोमोफोर है। और कौन सा टाइप क्रोमोफोर है? ये टाइप 1 क्रोमोफोर है, राइट। अब अगर मैं इसके बदले में ले लूं एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन को छोड़ो, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। मैं लेता ऐसे नाइट्राइल लेता हूं, नाइट्राइल। तो क्या नाइट्राइल क्रोमोफोर है कि नहीं है? हाँ, ये क्रोमोफोर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। लेकिन कौन से टाइप का क्रोमोफोर है? ये सेकंड टाइप का क्रोमोफोर है। मैं इसको बोलूंगा ये टाइप 2 क्रोमोफोर है। समझ में आ रहा है ये? चलो, ये अगर हो गया, अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सोक्रोम क्या रहता है। क्रोमोफोर हमने समझा, अब हम समझेंगे ऑक्सोक्रोम क्या रहता है। देखो, ऑक्सोक्रोम उस ग्रुप को कहते हैं, मैं कहूंगा ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, which itself does not absorb light, but it helps chromophore to absorb more and more light. ठीक है, यानी it makes absorption of chromophore to absorb light easy. यहां मैं बोलूंगा it helps chromophore to absorb light. समझ में है ना? या to absorb radiations. पर कौन सी रेडिएशंस? अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस। यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि ये वो ग्रुप है, या फंक्शनल ग्रुप है, जो इटसेल्फ खुद वो एब्जॉर्ब तो नहीं करता, खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन क्रोमोफोर को लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसको मैं बोलूंगा ये है ऑक्सोक्रोम। समझ में आया? तो ऑक्सोक्रोम किस तरह का हो सकता है? देखो, ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप्स रहते हैं जहां पे आपको एटम के ऊपर लोन पेयर हो। समझ में आया ना? जैसे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है, OH ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है। समझ में आया ना? इस तरह से SH ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है, या क्लोरो है, यहाँ पे लोन पेयर है। अच्छा, ब्रोमो है, यहाँ पे लोन पेयर है। अगर किसी ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है और वो ग्रुप इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में, समझ में आया ना? यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये ग्रुप एक्ट कर सकता है एज ऑक्सोक्रोम। समझ में आया ना? So oxochrome are the groups which themselves do not absorb light but help chromophores to absorb light easily. समझ में आया? ये क्लियर समझ में आया ना ये बात? इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज हम लेंगे फिनॉल। फिनॉल जो ये है क्रोमोफोर, ये खुद लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर? अगर इस फिनॉल के ऊपर आप NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, NH2 ग्रुप जोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे जो फिनॉल का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वो इजी हो जाएगा। यानी पहले भी फिनॉल लाइट एब्जॉर्ब करता था, अब भी करेगा, लेकिन अब जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना ये, अब ये लाइट एक तो हायर वेवलेंथ पे यानी लोअर एनर्जी पे करेगा, यानी इजी हो जाएगा इसके लिए एब्जॉर्प्शन। दूसरा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये जो ऑक्सोक्रोम्स हैं, ये एक तो एनर्जी भी कम कर देते हैं, यानी वेवलेंथ बढ़ा देते हैं, एनर्जी कम करना यानी वेवलेंथ बढ़ाना, और साथ साथ में क्या करते हैं? एप्सिलॉन बढ़ाते हैं। एप्सिलॉन मतलब इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जैसे ये बेंजीन ले लो, बेंजीन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये बेंजीन जो है ये पहले करता था, मतलब खुद अगर बेंजीन है सिंपल, ये 255 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया ना? और इसका जो इंटेंसिटी रहता है, वो इंटेंसिटी रहता है इसका 203, यानी इसका लैम्डा इतना रहता है और एप्सिलॉन 203 रहता है। क्लियर?
लेकिन जब आप इसके ऊपर NH2 ग्रुप जोड़ देते हो तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, वो चला जाता है लैम्डा इक्वल टू 285, ये ना 30 नैनोमीटर से ये बढ़ जाता है। क्लियर? प्लस इसका जो ये है इंटेंसिटी वो भी बढ़ जाता है, वो हो जाता है 1430। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई, इसका वेवलेंथ भी बढ़ गया। क्लियर? अब ये क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों होता है और ऐसा कहां कहां पे हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर क्रोमोफोर के कंजुगेशन में ऑक्सोक्रोम है, यानी लोन पेयर वाली स्पीशी इस डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में, तब ये एक्ट कर सकता है एज क्रोमोफोर, वरना ये एक्ट क्रोमोफोर नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये बेंजीन है। क्लियर? बेंजीन के साथ में मैंने यहां पे NH2 जोड़ दिया, ये भी तो ऑक्सोक्रोम ही है, लेकिन ये इसके कंजुगेशन में नहीं है, इस बेंजीन के कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन का मतलब क्या रहता है? डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दो सिंगल बॉन्ड नहीं। दो सिंगल बॉन्ड या दो से ज्यादा रहे तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड। तो इसका मतलब यहां पे ये एक्ट नहीं कर सकता एज क्रोमोफोर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां पे कंजुगेशन में ये नहीं है। अब कंजुगेशन में होने से क्या होता है? देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके साथ में मैंने जोड़ दिया NH2, राइट? तो इससे क्या होगा? देखो होगा क्या, कंजुगेशन में आने की वजह से इसके साथ में ये रेजोनेंस करेगा। किसके साथ? इसके साथ करेगा ये रेजोनेंस। क्लियर? और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे फ्री हो जाएगा, ये इस तरह बनेगा, ये बनेगा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट? और यहां पे ये जो डबल बॉन्ड था, यानी ये डबल बॉन्ड, ये थोड़ा फ्री हो जाएगा, यानी लूज हो जाएगा, ये बनाएगा यहां पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? यानी लोन पेयर। पहले ये बंद था, डबल बॉन्ड में बंद था, ठीक है? अब ये फ्री हो गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, लोन पेयर बन गया, राइट? तो इससे क्या होता है? इससे इसको एक्साइट करना इजी हो जाता है। समझ में आया? एक तो यहां से हो गया, दूसरा यहां से दूसरा डबल बॉन्ड भी बन गया। तो इसको हम बोलते हैं कि यहां पे एक तो लोन पेयर यानी ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा फ्री हो गया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया सबसे इजी जो ट्रांजिशंस होते हैं वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, उसके बाद पाई, उसके बाद में सिग्मा की। ये पहले पाई बॉन्ड था, इस सूरत में था, लेकिन अब इसमें नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर आ गया, यानी अब ये थोड़ा फ्री हो गया, तो अब इसको एक्साइट कराना इजी है, यानी इसमें अब कम एनर्जी लगेगी, यानी ज्यादा वेवलेंथ लगेगी। समझ में आया ना? ये इसका रीजन है, इसीलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इसको हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। अब और एक बात, अगर आपके पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और उसके साथ में आपने और एक कार्बन जोड़ दिया, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये पहले क्रोमोफोर था, अब आपने दूसरा जोड़ दिया, तो ये वाला जो है ये इसको हेल्प करेगा, ये एक्ट करेगा अब एज क्रोमोफोर एज वेल एज ऑक्सोक्रोम। समझ में आया ना? क्योंकि ये भी अब कंजुगेशन में आ गया। तो कंजुगेशन से क्या होता है इसमें? देखो, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, राइट? तो ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो हमें जो दूसरा मिलेगा हमको वो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ऐसे दिखेगा हमको, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक? यहां पे हमको दिखेगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो इसका मतलब कंजुगेशन की वजह से भी ये जो पाई बॉन्ड है ये थोड़ा लूज हो जाता है। लूज होना मतलब ये इसका ट्रांजिशन अब इजी होगा। क्लियर? समझ में आया ना? तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यानी एक डबल बॉन्ड के साथ में दूसरा डबल बॉन्ड जोड़ देना, बट इन कंजुगेशन, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन से भी यहां पे ट्रांजिशन इजी होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आप सिर्फ लेंगे सी डबल बॉन्ड सी यानी इथाइल, ये आपको 200 अबो जो हमारे पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं देगा, ये बिलो 200 वाले एब्जॉर्ब इसमें देता है, 175 पे देता है ये एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब आप इसके साथ में और एक
डबल बॉन्ड जोड़ते हो कंजुगेशन में, ये बन जाता है ब्यूटाडाइन। तो ब्यूटाडाइन जो है, ब्यूटाडाइन आपको नियर अल्ट्रावायलेट यानी अबव 200 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन देगा, यानी उसका आपको एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगा, जबकि इथेलिन का आपको एब्जॉर्प्शन पीक नहीं मिलेगा। सो दिस ग्रुप कैन एक्ट एज क्रोमोफोर एज वेल एज ऑक्सोक्रोम। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन से ऐसा क्या होता है कि ये ट्रांजिशन इजी हो जाते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ये। दूसरा, अगर मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊं तो क्या होता है, देखो मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जो आपको एमओ डायग्राम होगा ऐसे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलूंगा होमो। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इथेलिन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे यही पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी पाई बॉन्ड जिसको आप बोलेंगे। और ऊपर जो होगा ये होगा पाई स्टार, इसको बोलूंगा पाई स्टार। इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे ल्यूमो। ल्यूमो का मतलब रहता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है? लोवेस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं होमोल्यूमो। तो ट्रांजिशन होमोल्यूमो में ही होता है। इसके ऊपर आप अल्ट्रावायलेट डालेंगे तो ऐसे होगा। हमारे कौन से इसमें होगा? ये होगा वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में, यानी 200 नैनोमीटर से कम वाले रीजन में ये एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया 175 नैनोमीटर होगा। अब इसके बरक्स अगर आप लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। सो यहां पे कंजुगेशन आ गई। तो कंजुगेशन से क्या होगा? कंजुगेशन से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ पाई स्टार बॉन्ड्स भी बढ़ेंगे। यानी पहले ये ऐसे था, पहले ये ऐसे बना हुआ था, ये था होमो, ये था ल्यूमो। अब इसमें एक पाई बॉन्ड और आ गया। पहले ये था होमो, था ना, ये वाला, ये होमो था, लेकिन और एक पाई बॉन्ड आ गया इसमें। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड्स की तादाद बढ़ेगी, यानी होमो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये बन गया दूसरा होमो। अब ये होमो नहीं, अब ये होमो है दूसरी लेवल, क्योंकि अब 2 के बदले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से पहले यहां पे ल्यूमो था, ये ल्यूमो, अब ये ल्यूमो थोड़ा नीचे चला गया, क्योंकि अगर पाई बॉन्डिंग 2 ऑर्बिटल्स बढ़ रहे हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी 2 ऑर्बिटल्स यहां से बढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? ये होमो आ गया तो ये आ गया लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, ये नजर आ रहा ना? समझ में आ रहा? अब देखो यहां पे गैप कितनी थी, यहां पे गैप बहुत ज्यादा थी, यहां पे गैप क्या है? यहां पे गैप कम हो गई, यानी कंजुगेशन बढ़ाने से ये जो होमोल्यूमो गैप है ये कम हो जाती है, और गैप कम हो गई तो ट्रांजिशंस इजीली हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो ये अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा होमोल्यूमो क्या रोल प्ले करता है। जिस तरह से यहां पे कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स रोल प्ले करते हैं, होमोल्यूमो गैप कम कर देते हैं, वैसे ही क्रोमोफोर्स के साथ में जब आप कंजुगेशन में ऑक्सोक्रोम मिला देते हैं, समझ में आया ना? जैसे यहां पे मैंने किया, तो ये ऑक्सोक्रोम मिलाने से क्या होता है? यहां पे रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस से क्या होता है? यहां का जो होमोल्यूमो गैप है वो कम हो जाता है, इसीलिए वहां पे ट्रांजिशन इजी होता है और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में ये लेक्चर्स शेयर भी किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।